हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनू कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एमके सर इंस्पिरेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, हमारे बहुत सारे रसगुल्ले ऐसा कमेंट कर रहे थे कि सर हेनरी के नियम और राउल्ट के नियम को डिटेल्स में समझाइए, यानी इनकी क्या सीमाएं होती हैं और ये किन विलेन पर लागू होता है, सारी चीज़ों को समझाइए। सो आज के इस वीडियो में आपके इसी डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं और आपके समस्या का हम निवारण करने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों, एक बात करें, कोलराउस का नियम और फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर 5 से 7 सेट बनते हैं तो लगभग 4 से 5 सेट में तो ये पूछे ही जाएंगे। सो इनको अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए यहाँ से इसको एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक ना। वीडियो को एंड तक बने रहना और आपको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए, हाँ, एक और आपसे शिकायत है मेरे प्यारे रसगुल्लों। हमने चैनल को एनालिसिस किया, 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरे प्यारे भाई, तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या हमसे कोई दुश्मनी है या आप लोग नहीं चाहते कि मोनू सर भी यूट्यूब पर एक सफल टीचर बने? खैर, आपकी मर्जी, करिए या ना करिए, वो आपके माइंड की बात है। सो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं कि हेनरी का नियम क्या होता है। अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेना दोस्तों, याद नहीं करना पड़ेगा, इतना ज़रूर कहूँगा। कह रहा है कि देखो, हेनरी भाई साहब ने कहा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक, अब इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। इन्होंने क्या कहा कि कोई यहाँ से द्रव है ना, ये क्या है, कोई द्रव है यानी पानी है। ठीक, पानी है तो क्या हुआ, आंखों आंखों में शैतानी हो गई और सैया ने ऐसे देखा कि पानी पानी हो गई। ठीक है ना, तो पानी हो गया भाई साहब, अब इसमें बस गैस घोलना है। तो पानी तो हो गया यानी द्रव हो गया। अब इसमें दोस्तों मान लेते हैं हमें कोई यहाँ से, इसमें कोई गैस CO2 घोलना है। तो इसका कथन क्या कहता है, यानी हेनरी का जो नियम बोलता है, ये बोलता है कि स्थिर ताप पर, यानी आपने क्या किया, इसको मान लेते हैं हमने गर्म कर दिया और इससे गर्म होने पर एक कोई कांस्टेंट यानी एक स्थिर ताप हुआ, ठीक ना, कोई टेम्परेचर हुआ, और उसी स्थिर ताप पर किसी गैस की, यानी इस गैस की इस द्रव में जो विलेयता होगी, विलेयता का मतलब घुलना, ये जो CO2 इसमें जब घुलेगा तो उसकी जो विलेयता यानी क्षमता होगी वो किस पर निर्भर होगी दोस्तों, वो गैस के दाब के समानुपाती होगा। यानी आप जितना दाब लगाओगे विलेयता उतनी ही अधिक होगी। समझ में आई बात? आप इस गैस पर जितना दाब लगाओगे तो इस गैस की जो विलेयता होगी यानी घुलने की क्षमता होगी वो उसी दाब के समानुपाती होगी। कम दाब लगाएंगे तो गैस कम घुलेगी और ज़्यादा दाब लगाएंगे तो गैस ज़्यादा घुलेगी। ठीक, अभी इसके अनुप्रयोग को भी हम बताएंगे, इसका इस यूज़ कहाँ होता है हमारे दैनिक जीवन में। ठीक, चलिए इसको अच्छे से समझ में आ गया। परिभाषा फिर से देख लीजिए कि स्थिर ताप पर किसी गैस की और ये मान लेते हैं क्या है, कोई द्रव है ना, किसी गैस की जो द्रव में दोस्तों विलेयता होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक, समझ में आ गया। समानुपाती का मतलब क्या होता है, आप जितना अधिक दाब लगाएंगे गैस उतना ही अधिक विलेय होगा और जितना कम दाब लगाएंगे गैस उतना ही कम विलेय होगा। यही होता है इसका नियम। अब इसको गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं, तो इसको जो लिखने का तरीका यानी क्या है, यस है किसी गैस की विलेयता और ये अनुक्रमानुपाती है किसके, दाब के। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ देखिए इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है या बहुत सारी किताबों में आप देख रहे होंगे तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, इस रूप में भी। अब यस क्या है, विलेयता है, ठीक है ना। या फिर अगर हम इसको लिखेंगे दोस्तों, इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम यम बराबर KH लिख करके यहाँ से P लिख देंगे। यही क्या हो जाता है, हेनरी का नियम। अब इसमें एक एक चीज़ों को समझ लेते हैं। M क्या है और KH क्या है और P क्या है। ठीक, तो M क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा। ये क्या है दोस्तों, घुली हुई गैस की मात्रा है। ठीक है ना, ये गैस की मात्रा है। अब H क्या है, KH क्या है दोस्तों, ये हेनरी
हेनरी कांस्टेंट यानी हेनरी नियतांक है या हेनरी स्थिरांक बोलिए, ठीक, हेनरी नियतांक है। अब ये P क्या है, ये क्या है, गैस का दाब है, ठीक, ये होता है। अब अगर यहां से लिखना चाहेंगे हम, यम के स्थान पे हटा करके यहाँ पे यस भी लिख सकते थे। एस क्या है, विलेता है, ठीक ना, यस विलेता है। समझ में आई बात। अब चलिए इसमें एक चीज और पूछा जाता है दोस्तों, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी इसकी क्या शर्तें हैं या इसकी सीमाएं क्या है, क्योंकि हमें ऊपर ऊपर नहीं देखना है कि बस हेनरी का नियम देख लिए और पिक्चर खत्म, नहीं दोस्तों, हमें इसे पूरा समझना है। तो इसकी क्या सीमाएं हैं। पहला, ये क्या होता है दोस्तों, तनु विलयन पर लागू होता है। ये केवल तनु विलयन पर ही, यानी सांद्र विलयन पर ये नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होगा, तनु विलयन पर लागू होता है। आई बात समझ। दूसरा, इसकी कुछ आवश्यक शर्तें हैं, आप समझ लीजिए। दूसरा है दोस्तों, ये क्या होता है, निम्न दाब तथा उच्च ताप पर निर्भर करता है, यानी निम्न दाब तथा उच्च ताप पर लागू होता है, ठीक। अब उसके अलावा जो तीसरी यहां से इसकी सीमा है, यानी इसकी आवश्यक जो शर्तें हैं, ये उन गैसों के लिए लागू होता है जो विलायक में क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं। कहने का मतलब उन पर कोई दाब लगाया जाए तभी घुले, अगर आसानी से घुल जाएंगे तो हेनरी के नियम की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक। तो इसीलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे गैस के लिए है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं, विलायक से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। अभी आपको इसका हम बताएंगे मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ये ऐसे गैस की पर लागू होगा जो विलायक से क्रिया नहीं करते। आपको पता होगा जो CO2 होता है वो जल से आसानी से क्रिया नहीं कर लेता है, वो आसानी से क्रिया नहीं कर लेता है दोस्तों, और इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। आपको पता होगा कि हेनरी के नियम की जो यहाँ से हेनरी जो का नियम है, अगर हम बात करें दैनिक जीवन में उपयोग इनके कहाँ कहाँ पर होता है, तो पहला एक तो होता है कोको कोला तो होता है ना, तो एक कोको कोला जो भी होते हैं ना, स्प्राइट होते हैं, माजा होता है, थम्स अप होता है, फिज जो भी बनाए जाते हैं, जो शीतल पेय पदार्थ यानी पीने वाले पदार्थ। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है ना, आप सभी को पता होगा कि बढ़िया से एक समय में गर्मी में पीने का क्या मज़ा है। तो जो भी शीतल पदार्थ होते हैं, उनको पेय पदार्थ होते हैं, उनको बनाने के लिए उसमें CO2 घोलना पड़ता है, और उसमें घोलने के बाद इस तरह से उनको, जैसे तेल और पानी कभी नहीं मिल सकते, लेकिन अगर आप उसे हाथ पर इस पर रख करके क्या है, तेल और पानी को अच्छे से रब करेंगे यानी रगड़ेंगे, तो वो एक सफ़ेद फेन के रूप में हो जाते हैं, मिल जाते हैं। कुछ ऐसी क्रिया होती है कोको कोला में जब उसमें CO2 को घोला जाता है, इस तरह से मिक्स कर दिया जाता है कि पता ही नहीं चलते हैं। नहीं तो वैसे घोलते दोस्तों तो ये जो CO2 गैस है ये बुलबुले बनाता है और उसमें घुलनशील गैस नहीं है। आपको पता है CO2 घुलनशील गैस नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं कि उन्हें आसानी से घोल दिया जाता है। और वही देखो कोको कोला वगैरह हो गया, स्प्राइट हो गया, अगर थोड़ा भी इधर उधर हिलाकर हम ढक्कन खोल देंगे, फिर देखो भाई साहब कितना तेजी से पूरा का पूरा मटेरियल बाहर हो जाता है, ठीक है ना। तो यही चीज होता है, वही CO2 गैस होती है, वही हम पीते हैं, गैस बाहर रिटर्न होके डकार आएगी, वाह पेट को ठंडक मिल गई, सारा कष्ट दूर, तो वही गैस होती है दोस्तों, रिटर्न मान लेती है। तो हम बात करें तो इसका जो उपयोग होता है हेनरी का, इसके जो उपयोग अनुप्रयोग होते हैं, इसके जो अनुप्रयोग होते हैं दोस्तों, अभी बताया शीतल पेय पदार्थ बनाने में, ठीक है ना, जो भी शीतल पेय पदार्थ बनते हैं। और दोस्तों जो समुद्र में, गहरे समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं, तो उसमें जो ऑक्सीजन और हीलियम वगैरह का जब मास्क लगाया जाता है ना, तो उसमें भी कुछ ऐसी ही घटना होती है। गोताखोर में जो वो क्या है, टैंक लिए रहते हैं, उसमें भी गैसों को इस तरह से मिक्स किया जाता है, ठीक। और अगला अगर हम बात करें इसका, तो जो फेफड़ों की क्रिया विधि होती है, फेफड़ों की जो क्रिया विधि होती है, कुछ वो भी इसी
घटना पर आधारित होती है। ठीक है ना, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। और भाई साहब इसकी सीमाएं तो आपको एकदम से रट करके जाना है। चलिए अब बात कर लेते हैं राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम क्या कहता है दोस्तों, पहले कथन को समझ लेते हैं। कह रहा है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर या फिर घोलने पर जो विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसके कथन को मैथमेटिकल रूप में लिखते हैं, ये P0 पे ऐसे लिख दीजिए बिंदु या PS सफिक्स S में और नीचे P। इसको कहा जाता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनम। जब ये अनुपात में जब नहीं रहेगा दोस्तों, जब इतना नहीं रहेगा तो इसे बोला जाता है वाष्प दाब में अवनमन, और जब ये नीचे का लग जाता है तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो ये पूरा होता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन किसके, विलेय के मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज क्या होता है, किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे क्या होता है, विलेय और प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो ये होता है आपका राउल्ट का नियम। ठीक, अब इसमें एक एक चीज को समझ लेते हैं दोस्तों कि ये है क्या, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों विलायक का वाष्प दाब, यानी शुद्ध जो विलायक का वाष्प दाब होता है। ठीक ना, अभी बताएंगे, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। और ये क्या हो जाता है, ये विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। और ये क्या होता है N, ये विलेय का मोल होता है, यानी विलेय के मोलों की संख्या होता है। और ये क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है ना, ये विलेय के मोल हैं और ये विलायक के मोलों की संख्या। अब यहां से ध्यान देना, ये तो नियम हो गया, यही तो कह रहा ना। राउल्ट का नियम क्या बोलता है कि किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घुलने पर, अवाष्पशील का मतलब होता है दोस्तों जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, शर्करा यानी शक्कर हो गया, ये अवाष्पशील पदार्थ होते हैं। ठीक ना, जब कोई अवाष्पशील पदार्थ आप घोलोगे तो उस विलयन के वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन होता है वो उसमें उपस्थित जो विलेय यानी जो घोलोगे उनके मोलों के, ठीक है ना, यानी उनके मोल प्रभाज के बराबर होता है, ये नियम बोलता है। अब यहां से ध्यान देने, यदि विलयन क्या हो दोस्तों, यदि विलयन अति तन हो, यदि विलयन अति तन हो यानी अत्यधिक तन हो, सांद्र ना हो तो क्या होता है दोस्तों, तो यहां पर ध्यान देना, तो जो N होता है वो लगभग बराबर 0 के हो जाता है, यानी उसका कोई मतलब ही फिर नहीं रह जाता है। तब ये नियम कुछ इस प्रकार से बन जाता है, तब ये जो नियम होता है दोस्तों कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक, यहां से ध्यान देना, देखिए इसको हम 0 ना मान करके, यानी यहाँ ये जो ऊपर रहेगा रहेगा, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 0 रख देंगे यहाँ पर भी 0। कहने का अर्थ यहाँ से हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसे थोड़ा देखिए नहीं गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से जो n प्लस n होता है, इसमें जो n होता है वो एक अति सूक्ष्म हो जाता है, तो इसके स्थान पे केवल n रख देंगे, बस इतना समझ लेना है। ठीक, n बराबर 0 न रखिए, नहीं तो पूरा का पूरा पिक्चर ही, पूरी पिक्चर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, तो इसके स्थान पे जब यहाँ पे n पूरा रख देंगे तब ये नियम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखिए इस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, हमें पता है, इस अगर हम इसे कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे, और n क्या है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर n बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। ठीक है ना, भार बटे अणुभार होता है दोस्तों, तो अर्थात W/m। लेकिन ये क्या है, बड़े में यानी विलायक के हैं, तो इसको भी जब करेंगे वही हो जाएगा, उल्टा पूरा हो जाएगा, बस ये इस तरह, यानी इसी पर न्यूमेरिकल आते हैं, पूछे जाएंगे दोस्तों। लेकिन आपको क्या करना है, मैथ में जैसे जिसमें जैसे फिजिक्स में किया वैसे बहानाबाजी नहीं करना है कि ऐसा पढ़ाया कुछ भी नहीं आया। अरे आपने देखा ही नहीं भाई साहब, आपने देखा ही नहीं, ऐसे ऊपर ऊपर देखिए उसके बाद बोल दिए अरे न्यूमेरिकल ही भर के आया था। हर चैप्टर का न्यूमेरिकल करवाया था, आपको प्रूफ भी दिखाया, और क्या करें, उसके बाद भी बोल रहे हैं बच्चे 346 GF देख लीजिए, GB दे, अरे सब पेपर देखे हैं, कोई टफ नहीं था। पहले आप किसी चीज को समझो तो सही। ऐसा आ गया तो क्या करोगे, बोलोगे अरे पता नहीं कहाँ से ये फार्मूला आ गया था,
इसीलिए हम डीपली आपको बता दे रहे हैं कि कंफ्यूज ना होइए आप दोस्तों। तो ये हो जाता है यहाँ से, ठीक, समझ में आ गया कि ये क्या है, विलायक का वाष्प दाब, PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, N क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, ये क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। लेकिन जब स्मॉल में W हो गया तो ये विलेय का भार, और ये स्मॉल में M है विलेय का अणुभार, और बड़े में M है तो विलायक का अणुभार, और ये बड़े में यहाँ से अगर कैपिटल में W है तो ये क्या है, विलायक का भार। ठीक, तो आई बात समझ, इतना हो गया। अब समझ लेते हैं जल्द से इसकी जो सीमाएं क्या हैं, राउल्ट के नियम की क्या सीमाएं हैं। तो ये भी क्या होता है दोस्तों, ये भी क्या होता है, तनु विलयन पर लागू होता है। सांद्र विलयन पर राउल्ट का नियम फेल हो जाता है। ठीक, और दूसरा यह केवल अवाष्पशील पदार्थों पर ही लागू होता है, यानी अवाष्पशील विलेय के पदार्थों पर ही या अवाष्पशील पदार्थों पर ही ये लागू होता है। ठीक है ना, अभी जैसे यहाँ परिभाषा में ही आप देख रहे होंगे। ठीक, अगला ये क्या होता है दोस्तों, वैद्युत अपघट्य पर लागू नहीं होता है, ये वैद्युत अपघट्य पर लागू नहीं होता है। ठीक ना, समझ में आ गया सीमाएं। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें युवा होता है एक और है कि यह उस विलयन पर लागू नहीं, उस पदार्थ पर लागू नहीं होता है जो अर्थात विलायक से संगुणित या विलायक में वियोजित हो जाते हैं, उन पर लागू नहीं होता है। तो तीन अच्छे समझ लीजिए बहुत है कि यह केवल तनु विलयन पर लागू होता है, यह केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है, और यह वैद्युत अपघट्य पर लागू नहीं होता है। ये होता है राउल्ट के नियम की सीमाएं। आई होप कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं IUPAC, तो IUPAC है, आप कमेंट बॉक्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमने IUPAC पर 2 वीडियो बनाया है, अच्छे से देख लीजिए। कोई भी IUPAC आए आप छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है ना, इतना तो कहेंगे। और उसके साथ ही साथ जो बच्चे बोल रहे हैं कि क्या होता है जब और निम्न को आप कैसे प्राप्त करोगे, सर ये बहुत डिफिकल्ट है। अरे भाई साहब, हमने इसमें क्या बताया, आपको केवल रिएक्शन रटना है। अगर आ गया कि क्या होता है कि जब फिनाल की क्रिया जिंक धातु से कराई जाती है तो आपको फिनाल का फार्मूला पता होना चाहिए और जिंक का क्या है। और क्या होता है कि जब क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन में जब कॉपर को प्रवाहित किया जाता है तब क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से समझ, पहले फार्मूला पता होगा तभी तो आप करेंगे ना। तो आपने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग करिए, क्योंकि मेरे प्यारे रसगुल्लों इतना टाइम तो मिला नहीं कि सारी चीज़ों को आपको हम दे सकें, लेकिन हाँ इतना ज़रूर दे दिए हैं कि आपके 40 से 45 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो कल सुबह में एक बार हम जल्द से पूरा शुरू से अंत तक जो किताब का जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उनको क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे शानदार टॉपिक के साथ में।